Okay, so my fourth video, and this is a easy topic. So we'll try to cover it fast. पीछे हमने पढ़ा फाइल सिस्टम्स क्या होते हैं. मैंने आपको बताया था कि फाइल सिस्टम्स में हमारे पास ext4 जो फाइल सिस्टम है वो लिनक्स के लिए यूज़ होता है, ext3 ext4, और NTFS वो विंडोज़ के लिए यूज़ होता है. इसी तरह से मैक ओएस का भी है, और ये सारे भी हम पढ़ते हैं. What is a file system? A file system organizes how data is stored and retrieved on storage devices. HDD बस आपने यहीं तक लिखनी है इसकी definition. Okay. File system organizes how data is stored and retrieved on storage devices. Data किस तरह से store हो रहा है. Okay. जब हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि विंडोज़ के अंदर देखो यहाँ पे डाटा होता है, यहाँ पे डाउनलोड्स की फ़ाइल्स होती हैं, यहाँ पे फ़ाइल होती हैं, फ़ाइल के अंदर फ़ोल्डर्स होते हैं, फ़ोल्डर्स के अंदर मज़ीद फ़ोल्डर्स होते हैं, एक रूट फ़ोल्डर होता है, पहला एक सी ड्राइव होती है, एक डी ड्राइव होती है. ये सारा का सारा क्या विंडोज़ का NTFS फाइल सिस्टम. इसी तरह से लिनक्स वालों का अपना फाइल सिस्टम वो यूज़ करते हैं, ext3 ext4. ओके, ये फाइल सिस्टम है. हाउ डाटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड. अब फाइल सिस्टम में क्या होता है, मेटा डाटा होता है. ठीक है, हर फाइल का एक मेटा डाटा होता है. मेटा डाटा कहते हैं डाटा अबाउट डाटा, यानी एक डॉक्यूमेंट है उसका मेटा डाटा क्या, उसका टाइटल, ऑथर, क्रिएशन डेट, किस दिन बना, उसका साइज कितना है, उसका कीवर्ड्स. एक फ़ोटो का मेटा डाटा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि किस डेट एंड टाइम को खींची गई, कौन सा कैमरा यूज़ हुआ, उसकी लोकेशन किस लोकेशन पे खींची गई. ये सारा मेटा डाटा हर पिक्चर के अंदर मौजूद होता है, निकाला जा सकता है. ओके. एक वेब पेज का उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेटाबेस का इंफॉर्मेशन अबाउट टेबल्स, कॉलम्स. हर मेटा डाटा के की फंक्शंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कवरी, मैनेजमेंट, कॉन्टेक्स्ट, प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन मतलब कि डाटा को प्रिजर्व करना ताकि डाटा लॉन्ग टर्म तक हमारे पास मौजूद रहे. उसका कॉन्टेक्स्ट हेड कहते थे डाटा का, मतलब कि बाद में कभी हम उस डाटा के पास वापस आए तो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट पता हो कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाटा, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये डाटा सेव हुआ था, डाटा की मैनेजमेंट हो सके, डिस्कवरी हो सके, डाटा को ऑर्गेनाइज किया जा सके अच्छे से थ्रू मेटा डाटा. एक कॉन्सेप्ट है जर्नलिंग का. अब जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज जर्नलिंग. देखो, ये एक फाइल है, मैंने इस फाइल को डिलीट करना है अपने कंप्यूटर से. मैंने प्रेस किया डिलीट, ये फाइल डिलीट होना शुरू हो गई. 1%, 2%, 3%, मतलब डिलीट जब हो रही होती है ऐसे लिखा रहा होता है ना कि 5% डिलीटेड, 6% डिलीटेड, 7% डिलीटेड, तेज तेज हो रही होती है. अभी ये 9 या 10% डिलीट हुई थी कि मैंने इसको वहाँ से कैंसिल कर दिया, या कोई एरर आया और ये कैंसिल हो गई. ओके, तो वो फाइल तो करप्ट हो जाएगी पूरी की पूरी. फाइल तो करप्ट हो जाएगी और कंप्यूटर को क्या पता कि फाइल क्या थी, यानी वो पूरी फाइल ज़ाया. या फिर मैंने डिलीट नहीं किया, सॉरी, आई शुड यूज द वर्ड कॉपी. इफ आई एम जस्ट copying the file from one location to another location, वो 10% कॉपी हो चुकी थी, बीच में कैंसिल हो गई, तो ये कॉपी वाली भी ख़राब हो गई, जो ओरिजिनल फाइल थी वो भी ख़राब हो गई. ओके. यहीं पे कंसेप्ट आता है जर्नलिंग का. जर्नलिंग में क्या होता है, किसी भी फाइल के ऊपर कोई भी चेंजेस अप्लाई करने से पहले, किसी भी फाइल के ऊपर कोई भी चेंजेस अप्लाई करने से पहले कंप्यूटर लिख लेता है कि देयर इज़ अ फाइल, there is a file named name.txt, name.txt, and I am copying it from uh, this location to another location, blah blah blah. Okay. एक जर्नल लिख लेता है, एक उसका ना जर्नलिंग कर लेता है. और जो भी चेंजेस कर रहा होगा ना, जो भी चेंजेस किसी भी फाइल के ऊपर, उसकी डिटेल्स लिख लेगा चेंजेस की, ताकि अगर कभी वो कोई फाइल ख़राब भी हो जाए तो उसको पहले से पता हो कि मैंने इसके साथ क्या किया था तो ये ख़राब हुई थी, ताकि उसको रिवर्स किया जा सके, ख़राबी को रिवर्स किया जा सके. इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जर्नलिंग. ओके. यानी मेन फाइल के ऊपर
कोई भी चेंज करने के लिए मेन फाइल के ऊपर कोई भी चेंज करने से पहले हम क्या करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, ताकि अगर कोई करप्शन हो रही है तो हम उसको चेंज कर सकें। जर्नलिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड इंटेंट बिफोर मॉडिफाइंग द एक्चुअल फाइल, um, the system writes a description of the intended changes। जो चेंज करना है कि हम ये डिलीट कर रहे हैं, फाइल क्रिएट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, एक जर्नल के अंदर लिख लेता है और वो कमिट कर देता है, यानी सेव कर देता है। कमिट मीन सेव कर देता है। द एंट्री इज मार्क्ड एज कंप्लीट, अप्लाई चेंजेस राइट टू द मेन फाइल सिस्टम। जैसे जर्नल लिख दिया फिर वो असल फाइल के ऊपर वही चेंज परफॉर्म कर देता है। फिर मार्क एज डन कर देता है। अगर वो अच्छे से जो काम करना था वो अच्छे से पूरा हो गया है तो उसको मार्केस डन कर देता है। इसके बेनिफिट्स क्या है, रिकवरी अच्छे से हो सकती है, क्योंकि खराबी हो जाए तो रिकवरी कह सकते हैं, डाटा की इंटेग्रिटी रहती है, सिस्टम की स्टेबिलिटी रहती है। की कंसेप्ट के मेटा डाटा वर्सेस डाटा। कुछ सिस्टम सिर्फ मेटा डाटा को स्टोर करते हैं, अदर जर्नल्स वो डाटा और मेटा डाटा दोनों को स्टोर करते हैं। इन इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस, journal steps are designed to be repeatable without negative effects। यानी कि कोई भी आप किसी भी स्टेप पे हो जर्नल के, अगर वो उस पर कोई खराबी आ रही है उसको बार बार रिपीट कर सकते हो। एग्जांपल्स ऑफ जर्नलिंग फाइल सिस्टम्स हमारे पास आ जाते हैं, एन टी एफ एस, ई एक्स टी थ्री, ई एक्स टी फोर, एन टी एफ एस विंडोज़ के लिए, ई एक्स टी थ्री, एक्स टी फोर लिनक्स के लिए, और ए पी एफ एस मैकओएस के लिए। यहाँ पे एच एफ एस प्लस को भी यूज़ करते हैं मैकओएस वाले, और ए पी एफ एस को भी यूज़ करते हैं। जे एफ एस ये पुरानी जो लिनक्स होती थी ना उनके लिए यूज़ होता था। और आईबीएम भी एक पुराने ज़माने में था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये उसके लिए था, पुराने वालों के लिए। अब स्नैपशॉट क्या होता है, स्नैपशॉट होता है पॉइंट इन टाइम रिकवरी। यानी कि अगर एक हमारी एक फाइल है, उसका हमने एक स्नैपशॉट ले लिया, ओके। एक एक सुनो, एक मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने उसका स्नैपशॉट ले लिया, एक स्नैपशॉट ले लिया उसी टाइम का। कुछ अरसे के बाद मैंने कोई सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया, जिसकी वजह से कोई वायरस आ गया या कोई एरर्स आ गए, मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो गया। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन जस्ट मूव बैक टू दैट स्नैपशॉट जो कुछ दिन पहले लिया था। तो क्या करेगी मशीन, उस स्नैपशॉट पे आ जाएगी, यानी जो मशीन की स्टेट होगी ना पूरी फाइल्स की, वो स्नैपशॉट पे वापस आ जाएंगी। और उस स्नैपशॉट के बाद जितना भी कुछ फाइल्स में चेंजेस हुए होंगे, कुछ भी होंगे, वो सारे रिवर्स हो जाएंगे। बैकअप रिकवरी, रिकवरी इससे हो जाती है हर चीज़ की। यानी हमने एक स्नैपशॉट लिया और उस स्नैपशॉट पे हम वापस आ सकते हैं। यानी स्नैपशॉट पे वापस आने का क्या फ़ायदा हुआ कि जो भी चेंजेस थे वो सारे रिवर्स हो गए। हम उस स्नैपशॉट पे वापस आ गए जो हमने लिया था स्नैपशॉट, ओके। हम उस पॉइंट इन टाइम पे वापस चले गए। उस पॉइंट इन टाइम के बाद हमने जो भी फाइल में चेंजेस किए थे वो सारे रिवर्स हो गए। एक स्पेसिफिक मोमेंट पे वो स्टेट ऑफ फाइल को कॉपी करता है। When data blocks are modified, the original blocks are preserved in the snapshot before the new data is written. The snapshot will only consume the space for original data blocks that are no longer present in the active file system। यानी कि जो स्नैपशॉट है ना, वो सिर्फ ओरिजिनल डाटा का ही डाटा को यूज़ करता है। यानी स्नैपशॉट से ये नहीं होगा कि कोई और कॉपी ऑफ डाटा बन जाएगी। अगर कोई और कॉपी ऑफ डाटा बनेगी तो स्नैपशॉट लेने से तो हमारी हार्ड डिस्क ही बहुत जल्दी फिल हो जाएगी। बट नहीं, जो ओरिजिनल फाइल जो पड़ी है ना, सिर्फ उसी में ही बीच में एक स्नैपशॉट लग जाता है। When multiple snapshots are created as a single operation, the entire set of snapshots is taken as a single consistent point of time। मेरा बहुत सारी स्नैपशॉट ले रहे हो, ठीक है,
तो सारे स्नैपशॉट एक सिंगल कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से एक्ट करते हैं। यानी अगर बहुत सारे स्नैपशॉट हैं तो एक सिंगल एटॉमिक यानी सिंगल स्नैपशॉट के तौर पे एक्ट करते हैं। Restoration: you can restore a file system from a snapshot, either fully or by selectively restoring individual files and folders. यानी कि हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है? आज 3 तारीख है। मैंने 2 तारीख को एक स्नैपशॉट लिया था फाइल सिस्टम पे। तो व्हेन आई विल रिस्टोर बैक टू दैट स्नैपशॉट, तो 3 तारीख को मैंने जो भी काम किए थे वो रिवर्स हो गए, वो सारे डिलीट हो गए। 3 तारीख को सारे किए गए काम। अगर कोई वायरस आ गया, 3 तारीख को मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया, तो मैंने 2 तारीख को स्नैपशॉट लिया होता, आई कैन जस्ट गो बैक टू 2 तारीख। तो मेरी मशीन की जो स्टेट होगी बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाएगी जैसे 2 तारीख पे थी। ओके। We can do data recovery, we can do backup preparation, we can do environment deployment, we can do change tracking. दिस इज नॉट अ ट्यूब बैकअप। ये पूरा स्नैपशॉट मैंने आपको बताया ना, पूरे की पूरी कॉपी पेस्टिंग नहीं कर रहा होता। ओके। ये जस्ट वो जो ओरिजिनल फाइल है उसकी वहाँ पे आगे एक स्नैपशॉट लगा देता है। ओके। ताकि एक डेट लिख देता है, एक स्नैपशॉट लिख देता है कि इस डेट पे इस फाइल की स्टेट इस तरह की है, ये फाइल इस तरह की है। और अगर कोई बाद में कोई खराबी आ जाए उस फाइल में, तो वी कैन जस्ट रिवर्स बैक टू दैट स्नैपशॉट। ओके। ये ट्रू बैकअप के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा होता। सब के सब फाइल सिस्टम स्नैपशॉट को सपोर्ट नहीं करते। ओके। स्नैपशॉट किस तरह से लिया जाता है? लिनक्स के ऊपर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर एलवीएम के थ्रू स्नैपशॉट लिया जाता है। मैंने कई दफ़ा लिया स्नैपशॉट। ओके। नॉट ऑल फाइल्स। हेलो माइक टेस्ट। मेरा गला दुख रहा है, पता नहीं क्यों। बोल बोल के ना। फाइल systems, but not all file system ये पढ़ लिया. Space uses while snapshot is space efficient initially. The space they use will grow as data is modified or deleted from the active file system. Space तो of course ये use करते हैं, but ये सिर्फ initially efficient होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनका भी space बढ़ता जाता है। अब हम पढ़ते हैं common file system ext4। ये Linux में use होता है। ओके। पहले ext3 था, ext3 से ext4 पे। ext4 is ज़्यादा reliable as compared to ext3. ext4 supports more volumes. Okay, better efficient storage. ये Linux में यूज़ होता है। Linux मॉडर्न Linux में यूज़ होता है ext4। इसके बाद key features: larger sizes, support massive file system up to 1 exabyte, and large individual files up to 16 terabyte plus। terabyte मतलब 1000 GB। 1 टेराबाइट इज 1000 GB। 16,000 GB की एक फाइल यूज स्टोर कर सकता है ext3। और ext4 उससे भी ज़्यादा कर सकता है। extend replace block mapping with extends contiguous blocks, reducing fragmentation and improving performance for large files। जो हमारे पास ext3 था उसके अंदर क्या था? ब्लॉक मैपिंग थी। अब उसको इसने क्या कर दिया? एक्सटेंट से रिप्लेस कर दिया ext4 ने। ब्लॉक मैपिंग क्या थी वो आई माई एक्सप्लेन यू। ये एक हार्ड डिस्क है। ओके। इस हार्ड डिस्क के अंदर कोई फाइल, अगर हमने एक पिक्चर भी सेव किया ना, तो थोड़ी सी पिक्चर यहाँ पे सेव हो जाएगी, थोड़ी सी यहाँ पे हो जाएगी, थोड़ी सी यहाँ पे हो जाएगी, थोड़ी सी यहाँ पे सेव हो जाएगी, और ये सारी आपस में लिंक्ड होंगी।
ये दिस इज द फर्स्ट डाटा, दिस इज सेकंड डाटा, दिस इज थर्ड डाटा, दिस इज फोर्थ डाटा। इस तरह से ये ब्लॉक्स हैं, ये सारे ब्लॉक मिलके एक पिक्चर बनाएंगे। इसी तरह से कोई दूसरी पिक्चर है तो वो इस तरह से सेव हुई भी होगी। साथ साथ सामने सामने भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, कोई ब्लॉक इधर पड़ा है और ये सारे आपस में लिंक होंगे। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये तीन ब्लॉक पिक्चर 3 के हैं। इस तरह से पूरा फाइल सिस्टम होता है ना, उसके अंदर ब्लॉक टू ब्लॉक ext3 के अंदर होता था। बट ext4 ने ब्लॉक मैपिंग को चेंज करके एक्सटेंट्स बना दिए। अब एक्सटेंट्स क्या होते हैं? एक्सटेंट्स ये होते हैं कि अगर एक पूरा फाइल सिस्टम है तो हमने अगर एक पिक्चर सेव करनी है तो पिक्चर लाजमी नहीं कि पहले पहले सेव हो या बाद में सेव हो, लेकिन अगर एक पिक्चर है तो वो इस तरह से सेव होगी। अ, उसका सारे डाटा कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स में सेव होगा। ये पूरी एक पिक्चर है, इसका फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है, फोर्थ ब्लॉक है। बट ये कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स है, कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स, इनको एक्सटेंट्स बोलते हैं। यानी एज अ होल ये एक पूरी एक पिक्चर है। इसी तरह से अगर दूसरी पिक्चर है तो वो यहाँ पे इस तरह से सेव हो रही है। बट ये एज अ कॉन्टिन्यूस ब्लॉक सेव हो रहे हैं। तो ये भी एक पिक्चर है, दिस इज एक्सटेंट्स। ओके, पहले क्या था? पहले ब्लॉक मैपिंग थी, उसको रिप्लेस कर दिया एक्सटेंट्स। इसमें जर्नलिंग होती है। 64 में जर्नलिंग ज़्यादा अच्छी है। जर्नलिंग हमने ऊपर पढ़ लिया क्या है जर्नलिंग। जर्नलिंग मीन कोई भी चेंज करना है तो उस चेंज की डिटेल्स पहले से लिख दो। इसकी परफॉर्मेंस इज बेटर देन ext3। इसमें टाइम स्टैम्प्स अच्छे से हो जाते हैं। ओके, इसके टाइम स्टैम्प्स बिल्कुल नैनो सेकेंड्स में होते हैं, नैनो सेकेंड्स। यानी कि 10⁻⁻⁹ ext3 के अंदर 10⁻⁻⁶ के अंदर होते थे। डायरेक्टरी हैशिंग है, हैश ट्रीज है इसके अंदर। व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या हो गया है? व्हाट द हेल? तो डायरेक्टरी हैशिंग है इसके अंदर। आ, और ये बैकवर्ड कंपैटिबल भी है। यानी कि ओल्डेड ext2 और ext3 की जो फाइल्स है वो कन्वर्ट हो सकती हैं ext3 और ext4 के अंदर। 16 TB की स्टोरेज है। इम्प्रूव डाटा कॉन्टिन्यूटी यानी कॉन्टिन्यूस डाटा एटा साथ साथ यहाँ पे स्टोर हो सकता है। विच रिड्यूसेस फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये होती है कि पहले क्या होता था, जब मुख्तलिफ ब्लॉक से एक ब्लॉक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, तो बीच में अक्सर स्पेस ना खाली रह जाता था, फ्रेगमेंट्स खाली रह जाते थे, तो एफिशिएंसी कम हो जाती थी। अब ext4 की एफिशिएंसी ज़्यादा है बिकॉज इसमें कॉन्टिन्यूस है। राइट कैंसिलेशन है बिकॉज जर्नलिंग है इसके अंदर, तो किसी भी चीज़ को हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो वो कैंसिल होगी तो पूरी फाइल ब्रेक नहीं होगी। एफिशिएंट आईओ शेड्यूलिंग, आईओ कहते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट आउटपुट का मतलब है कि कोई भी रिक्वेस्ट इनपुट हो रही है तो वो फाइल सिस्टम के पास एफिशिएंटली जाएगी और फाइल सिस्टम उसका कोई आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देगा। और ये बहुत एफिशिएंट है ये ext4 का। सीपीयू का ओवरहेड बहुत कम है, यानी कि सीपीयू पे बोझ बहुत कम डालता है ext4। ओके, अब हम आ जाते हैं XFS के ऊपर। XFS से हमारे पास क्या था? XFS जो है आ, ये भी एक फाइल सिस्टम है ऑफ लिनक्स। पहले हमने कौन सा पढ़ा? ext4 लिनक्स के लिए हम पढ़ रहे हैं XFS लिनक्स के लिए। और ये उस लिनक्स में यूज़ होता है जहाँ पे डेटाबेस के सर्विस बनाते हैं, ये लार्ज स्केल स्टोरेज सर्विस बनाते हैं। इसके अंदर यूज़ होती है रेड। रेड कहते हैं रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट tasks। रे रेड किसको बोलते हैं? यानी कि ये जो जो हमारा है XFS। ओके, एक्स फाइल सिस्टम लिनक्स का ये यूज़ करता है
रेट को। मैंने स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, बस देख लेना। अच्छा, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ओके, ये है हमारे पास रेट, और रेट किस तरह से वर्क करती है आगे हमने लिखा होगा। The way of redundant array of independent disks is the way of storing the same data in different places on multiple hard disk. Okay, यानी कि देखो, जिस तरह से ब्लॉक मैपिंग भी हो रहा था ना, अब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना एक ये हार्ड डिस्क है, वहाँ पे तो हमने एक हार्ड डिस्क को पहले डिस्कस कर रहे थे ना, हम मल्टीपल हार्ड डिस्क को डिस्कस कर रहे हैं। यानी एक ही कंप्यूटर के अंदर अगर हमने 3 SSD लगवाई हुई हैं और एक ही पिक्चर है या एक वीडियो है, वो थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे इस तरह से स्टोर हो गई, थोड़ी सी वीडियो दूसरी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो गई, थोड़ी सी वीडियो तीसरी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो गई, और ये सारी आपस में मैप हुई हुई हैं, लिंक हुई हुई हैं, और ये सारी मिल के एक ही वीडियो बनती हैं। इसको हम बोलते हैं रेट। रेट वर्क किस तरह से करता है, मल्टीपल ड्राइव्स, मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स। ओके, जब मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स में होता है तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि हर हार्ड ड्राइव की अपनी स्पीड होती है, हर हार्ड ड्राइव की अपनी अपनी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ओके, बट ये फॉल्ट्स भी बड़ा आ सकता है, क्योंकि अगर कोई एक हार्ड डिस्क खराब हुई तो वो तस्वीर या वो वीडियो तो डिफरेंट हार्ड डिस्क में है, तो वो तस्वीर चलना ही बंद हो जाएगी। सब हार्ड डिस्क को वर्किंग में होना चाहिए रेट के लिए। बट वो जो तीनों हार्ड डिस्क थी ना, वो तो यूजर को पता है कि वो तीनों हार्ड डिस्क अलहदा रहता है, बट जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, विंडोज़ या कुछ भी, या लिनक्स में, यहाँ लिनक्स की बात कर रहे हैं, XFS की बात कर रहे हैं, तो उसको वो तीनों हार्ड डिस्क एज अ सिंगल हार्ड डिस्क नजर आएंगे, एज अ सिंगल लॉजिकल डिवाइस। यही रेट करता है, रेट मुख्तलिफ बहुत सारी हार्ड डिस्क को मिला के एज अ सिंगल हार्ड डिस्क बना देता है। टेक्निक ऑफ डिस्क मिररिंग और डिस्क स्ट्रिपिंग। Mirroring copies identical data onto more than one drive. Stripping partitions help spread data over multiple drives. Each drive storage capacity is divided into units ranging from a sector of 512 bytes up to different megabytes. ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हम बना रहे थे ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स 512 बाइट से लेकर सेवरल MB तक के हो सकते हैं, और बहुत सारी ब्लॉक्स बहुत सारी हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं, वो सारे मिरर होते हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं वो सारे ब्लॉक्स। ओके, और डिस्क स्ट्राइपिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वही ब्लॉक्स को बहुत सारी ड्राइव्स में डाल सकते हैं, यानी कुछ ब्लॉक्स इधर कुछ ब्लॉक्स इधर। डिस्क स्ट्राइपिंग मतलब टुकड़े करते हैं ना एक ही वीडियो के बहुत सारे। हाँ, तो अगर एक सिंगल यूजर स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पे लार्ज रिकॉर्ड्स स्टोर हैं, तो स्ट्राइप्स जो है ना, जो ब्लॉक्स है, वो टिपिकली 512 बाइट के होते हैं। ओके, क्या कहते हैं रेट कंट्रोलर। रेट कंट्रोलर एक हमारे पास एक ड्राइवर है, एक डिवाइस है या ड्राइवर है, which is used to manage drive in a storage array। यानी कि this is the driver और controller which is controlling all the drives। जितनी भी ड्राइव्स एक ही कंप्यूटर के अंदर है वो सारी आपस में कनेक्टेड हो गई हैं। हाँ, इस सारी ड्राइव्स आपस में कनेक्टेड हो गई हैं ना, एक हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क दूसरी है, तीसरी हार्ड डिस्क है, ये SSD है, ये सारी आपस में कनेक्टेड हुई हुई है। किसके थ्रू कनेक्टेड हुई है, रेट कंट्रोलर के थ्रू कनेक्ट सारी की सारी। रेट कंट्रोलर हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है। यानी हार्डवेयर बेस्ड भी रेट कंट्रोलर मिलता है, छोटी सी डिवाइस होती है वो CPU के साथ अटैच हो जाती है। ओके, इसकी हार्डवेयर बेस्ड की स्पीड ज़्यादा होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड की स्पीड थोड़ी होती है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा रेट कंट्रोलर है, ये सर्वर मदरबोर्ड के अंदर भी बिल्ट इन होता है। आ,
अच्छा अभी मैंने यहाँ पे रेट के ड्राइवर्स आई थिंक डाउनलोड नहीं किए हुए। हाँ यहाँ पे ना रेट के ड्राइवर्स डाउनलोड हो जाते हैं। मैंने एक दफ़ा रेट बनाई थी अपने कंप्यूटर के अंदर। तो जैसा से ये एनवीएम का कंट्रोलर है ना, यहाँ पे नीचे रेट कंट्रोलर लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पे। ओके, वही रेट कंट्रोलर मैंने तो सॉफ्टवेयर बेस्ड बनाया था ना, बट जो इस तरह के सर्वर्स होते हैं ना, वहाँ पे रेट कंट्रोलर के हार्डवेयर बेस्ड भी होता है, यानी छोटी छोटी डिवाइस होती हैं वो मदरबोर्ड के साथ लग जाती हैं। ओके, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ वो मुख्तलिफ हार्ड डिस्क को ऐसा सिंगल हार्ड डिस्क बना देती हैं, बहुत सारी हार्ड डिस्कों को। अच्छा हम बना क्यों रहे हैं बहुत सारी हार्ड डिस्कों को ऐसे सिंगल हार्ड डिस्क, ये सोचने वाली बात है ना, क्यों बना रहे हैं हम इसलिए बना रहे हैं बहुत सारी हार्ड डिस्क ऐसा सिंगल हार्ड डिस्क। देखो एक सर्वर है, उस सर्वर के अंदर 1 लाख GB का डाटा है, 1 लाख GB का। 1 लाख GB की तो हार्ड डिस्क होती ही नहीं है, नहीं होती ना, तो फिर वो क्या कहते हैं, वो हज़ार हज़ार GB की बहुत सारी हार्ड डिस्क को आपस में रेट के थ्रू जोड़ देते हैं, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। और रेट कंट्रोलर को यूज़ करते हुए वो उन सारी हार्ड डिस्कों को एज अ सिंगल हार्ड डिस्क बना देते हैं। जब हम पढ़ेंगे चेकसम्स क्या होते हैं। चेकसम के ना कुछ एल्गोरिथम होते हैं। चेकसम होता है कि ना हम चेक करते हैं कि कोई डाटा है। फॉर एग्जांपल देखो, इफ़ आई टाइप इन, इफ आई यहाँ पे जाके टाइप इन डाउनलोड विंडोज 11 ISO। ओके, गलत लोकेशन डाल दी, रुको दोबारा ट्राई करते हैं। यस, तो अब देखो वो कह रहे हैं यहाँ से अपनी विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर लो। आई विल डाउनलोड द विंडोज़ 11 पूरी की पूरी यहाँ से। ये 5-6 GB की फ़ाइल है, ये पूरी की पूरी मेरे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। बस सुनो, मुझे कैसे पता कि मैंने जो फ़ाइल डाउनलोड किया वो करप्ट नहीं है। अक्सर ऐसे भी हो सकता है ना, बीच में कोई 2-3 बाइट डाउनलोड ही ना हुए हो। और ये विंडोज़ है, ये बहुत क्रिटिकल डाउनलोड है। जैसे 2-3 बाइट्स या 2-3 MB भी अगर मिसिंग हो गए ना विंडोज़ से, तो पूरी विंडोज़ सारी ज़िंदगी जो आप लैपटॉप पे चलाओगे वो ठीक तरह से चलेगी ही नहीं। तो इन्हें क्या, वेरीफाई योर डाउनलोड थ्रू चेकसम्स। वो कह रहे हैं SHA-256 का एक चेकसम है, उसको आप अपने CMD में जाओ और उस जहाँ पे डाउनलोड किया ना विंडोज़ की फ़ाइल, उसको सिलेक्ट करके लिखो गेट फाइल हैश। तो वो बता देगा कि आपकी जो ये फ़ाइल है ना, ये पूरी की पूरी सही तरह से डाउनलोड हुई है या नहीं हुई। चेकसम का यही काम होता है कि चेकसम हमें बता देता है कि कोई भी फाइल है वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो चेकसम का CRC32 है, SHA-256 जो वहाँ पे विंडोज़ वाले यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, SHA-256, ये देखो। ओके, कि वो फाइल ठीक तरह से डाउनलोड हुई है या नहीं, यानी वो फाइल एक्यूरेट है भी सही कि नहीं है। चेकसम ये काम करता है, यानी हमने फाइल ट्रांसफ़र कर तो दी है, वो एक्यूरेट है पूरी, उसको चेक करने के लिए चेकसम होता है। ओके, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हिडन होते हैं, कुछ में फाइल की मेटा डाटा में होते हैं, कुछ में एज अ जर्नल में चेकसम खड़ा हुआ होता है। बट चेकसम हर फाइल के अंदर लाजमी होता है। ओके, जैसे ही वो फाइल हो जाती है तो चेकसम चलता है, चेकसम देखता है कि फाइल ठीक तरह से हुई ही नहीं। चेकसम डिटेक्ट करता है कोई एरर तो नहीं है, एरर आ गया तो फिर चेकसम बता देता है कि इस फाइल के अंदर एरर है, इसको दोबारा से कर लो। अब फाइल सिस्टम के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एरर अच्छे से डिटेक्ट कर लेते हैं, चेकसम डाटा की रिलायबिलिटी रहती है चेकसम के थ्रू।
करप्ट नहीं हो सकता है डाटा बिकॉज चेकसम लग जाता है। परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी, इम्प्लीमेंटेशन। परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज चेकसम बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमल पड़ता है, बहुत ही मिनिमल। इन्हें लिखा हुआ है कि इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस, बट इट डज नॉट इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, इट्स वेरी मिनिमल इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। पुराने दौर के जो सीपीयू थे उन पे तो करता था इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे, आजकल के सीपीयू पे इम्पैक्ट नहीं करता। आजकल हर फाइल के अंदर एक ना एक चेकसम लाजमी होता है। अब हम पढ़ेंगे ZFS। ऊपर हमने पढ़ा था XFS। XFS में रेड होती है, और सॉरी हमने पढ़ा XFS। XFS इज डेटाबेस सर्विस का, और जो रेड वाला है दैट इज BTRFS। ओके, रेड वाला BTRFS है। उसके पहले हमने पढ़ा EXT4 और EXT3। EXT4 EXT3 पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि XFS जो है वो डेटाबेस के लिए एक फाइल सिस्टम है। फिर हमने पढ़ा BTRFS, ये लिनक्स के लिए है ये भी, इसमें रीड होता है। अब हम BTRFS के बाद पढ़ेंगे ZFS। ओके, ZFS ये एंड टू एंड चेकसमिंग का, इसके अंदर चेकसमिंग एंड टू एंड है, यानी इसमें चेकसम सबसे स्ट्रांग होता है। इसमें रेड जी है, स्नैपशॉट एंड क्लोनिंग है, कंप्रेशन एंड डीडुप्लीकेशन है, कॉपी ऑन राइट है। अच्छा, आगे आगे इनमें कितना रहता है? तो कितना नहीं रहता। आई शुड एक्सप्लेन यू कि इन चीज़ों के क्या मतलब है। इन चीज़ों के ZFS में एंड टू एंड चेकसमिंग का क्या मतलब है? एंड टू एंड चेकसमिंग का ये मतलब है कि ऑन एवरी प्रोसेस, यानी कि कुछ चेकसम होते हैं वो सिर्फ तब वर्क करते हैं। uh, कुछ चेकसम होते हैं वो सिर्फ तब वर्क करते हैं जब 100% फाइल ट्रांसफ़र हो जाए। 100% फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है फिर चेकसम चलता है। फिर वो चेकसम डिटेक्ट करता है कि कोई एरर तो नहीं था इस फाइल के अंदर। फिर वो बता देता है कि आपने कोई 1 MB या 2 MB की फाइल मिस कर दी है, उसको दोबारा डाउनलोड कर लो। ओके, ZFS में ऐसे नहीं होता है। ZFS में साथ के साथ चेकसम चलता रहता है। मतलब कि आ, जैसे ही 1% हुई चेकसम चला, 2% हुई फिर चेकसम चला, 3% हुई फिर चेकसम चला, 4% हुई फिर चेकसम चला। एंड टू एंड चेकसम चलता ही रहता है। बिल्ट इन रेट, इसके अंदर रेट भी है। पर स्नैपशॉट एंड क्लोन्स का तो आपने पढ़ लिया, स्नैपशॉट्स क्या होते हैं। इसमें कंप्रेशन एंड डी डुप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अवेलेबल है ZFS के अंदर। अब कंप्रेशन किसको बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं डाटा ख़राब भी नहीं हो। अगर एक डाटा है 10 MB का, तो वो डाटा ख़राब भी ना हो, उसको कुछ किसी तरह से अगर हम 3-4 MB का करते हैं, दैट इज़ कंप्रेशन। डाटा को कंप्रेस कर दिया है। ये एक टेक्निक्स होती हैं डाटा को कंप्रेस करने की। वो डाटा ख़राब भी नहीं होता। हम कंप्रेस डाटा को वापस डीकम्प्रेस भी कर सकते हैं। और फिर एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है डी डुप्लीकेशन, डाटा की डी डुप्लीकेशन। ये डी डुप्लीकेशन होती है रेड के थ्रू। डी डुप्लीकेशन का मतलब है कि आ, दो हार्ड डिस्क है हमारे पास। इस हार्ड डिस्क में अगर यहाँ पे एक पिक्चर स्टोर हो रही है, तो उस हार्ड डिस्क में भी सेम लोकेशन पे वही सेम पिक्चर स्टोर हो जाए। इधर कुछ हमने वीडियो स्टोर किया, उस हार्ड डिस्क में भी सेम लोकेशन पे सेम वीडियो डुप्लीकेट हो जाए, स्टोर हो जाए। इसका इसका फ़ायदा क्या होता है? इन फ्यूचर अगर कभी ये हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है, तो वी कैन यूज़ दिस हार्ड डिस्क। इस हार्ड डिस्क के अंदर सब कुछ सेम टू सेम होगा जो इस हार्ड डिस्क के अंदर होगा। यानी हम पहले इस हार्ड डिस्क को यूज़ कर रहे थे, इस हार्ड डिस्क का सब कुछ इसके अंदर क्लोन होता गया, डी डुप्लीकेट होता गया। कभी ये हार्ड डिस्क ख़राब हुई तो वी कैन यूज़ दिस वन एज अ बैकअप। ओके, हम पढ़ते हैं NTFS। अब NTFS विंडोज़ के लिए होता है। इसमें इसमें भी जर्नलिंग होती है, इसमें डिस्क के कोटास होते हैं, इसमें एन्क्रिप्शन भी होती है, इसमें फाइल परमिशंस का भी अलग सिस्टम है।
यानी कि हम फाइल्स को परमिशन दे सकते हैं कि ये वाली जो फाइल है ना, ये वाली मतलब एक सर्टेन फाइल है, इस सर्टेन फाइल को ये वाला यूज़र, ये लार्वल फाइल बॉस वाला यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता, इस फाइल को दूसरा यूज़र सिर्फ एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे डिफरेंट यूजर्स हम बना सकते हैं विंडोज़ के अंदर, और कुछ सर्टेन फाइल्स को हम कह सकते हैं कि इस सर्टेन फाइल को सिर्फ यही सर्टेन यूज़र एक्सेस कर सकता है, कोई और यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। एनक्रिप्शन कर सकते हैं एनटीएफएस के अंदर, डिस्क को टास्क डाल सकते हैं। डिस्क को टास्क क्या होते हैं, मैं शो यू व्हाट इज अ डिस्क कोटा। हम एनटीएफएस की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने विंडोज़ खोल लिया आपको दिखाने के लिए। दिस इज़ अ डिस्क कोटा। एक ही डिस्क थी ना, 500 GB की डिस्क थी, उसके डिफरेंट कोटास बन गए, 100 MB हेल्दी है, 5 पार्टीशन। ये तो एन टी एफ एस के अंदर सी ड्राइव बना दी, एन टी एफ एस विंडोज़ यूज़ करती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। रिकवरी की पार्टीशन अलग से बना दी, ये डिस्क के कोटास बन गए, ये एन टी एफ एस के अंदर होते हैं। ओके, विंडोज़ के अंदर यूज़ होता है एडवांस्ड एफ एस कॉन्सेप्ट्स, फाइल सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स हैं, जर्नलिंग हमने पढ़ ली, स्नैपशॉट्स हमने पढ़ लिए, कॉपी ऑन राइट हम पढ़ते हैं, कॉपी ऑन राइट क्या होता है। ठीक है, पॉइंट इन टाइम कॉपीज विदाउट डुप्लीकेटिंग डाटा। स्नैपशॉट्स क्या कहते हैं, डाटा को डुप्लीकेट नहीं करते, मैंने आपको पहले भी बताया, स्नैपशॉट्स फाइल के साइज को इंक्रीज नहीं करते, डाटा को डुप्लीकेट नहीं करते, जो डाटा है बस उसी के ऊपर ही एक चेक मार्क लगा देते हैं कि इस चेक मार्क के ऊपर एक स्नैपशॉट है, इन फ्यूचर में कभी कोई खराबी हुई तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस आ जाना। ओके, जो उसके बाद जितने भी चेंजेस किए होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो सारे डिलीट हो जाएंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम वापस आ सकते हो। जर्नलिंग आपने पढ़ लिया, कोई भी चेंज करने से पहले हम लॉग्स को सेव करते हैं। अब कॉपी ऑन राइट, copy on write cow in the consensus file system is a data management strategy that optimizes storage efficiency and performance, particularly when dealing with snapshots and data modifications. अब काउ क्या करता है, अब यहाँ पे इन्हें काउ की डिटेल ले लिखी, बट काउ की बहुत बड़ी डिटेल है। इन सिंपल वर्ड्स आप पढ़ समझ लो। काउ करता है, कोई भी किसी भी किस्म का डाटा फाइल सिस्टम के अंदर, उस डाटा को किधर स्टोर करना है और उस डाटा को कब हम रिट्रीव कर रहे हैं, तो वो डाटा किस तरह से फाइल सिस्टम के पास से होता हुआ यूज़र को शो होगा। अगर कोई डाटा के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है डाटा के अंदर, कोई भी स्नैपशॉट करना है, तो वो स्नैपशॉट ऑप्टिमाइज एंड एफिशिएंटली हो, इन सब चीज़ों को काउ देखता है। कॉपी ऑन राइट, इसके बाद कोर प्रिंसिपल्स। हाँ, ये काउ के हम कोर प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। Instead of immediately duplicating entire data blocks with when a modification occurs, a cow file uh, initially shares the original data block. A new copy of the block is only created and written to a new location on a disk. When a write or modification operation is performed on that specific block, how it works. Shared data, when a file or snapshot is created, it initially points to and shares the same data block as the original. Data duplication cow में भी नहीं होती है, okay? और डाटा डुप्लीकेशन स्नैपशॉट में भी नहीं होती। आ, वही सेम फाइल है, ठीक है, जस्ट उसकी तरफ एक पॉइंटर लग जाता है कि ये फाइल है। स्नैपशॉट क्रिएट होता है तो उसकी तरफ एक पॉइंट लग जाता है, उसको डुप्लीकेट नहीं करते। काउ क्या कहता है, काउ इन सारी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म करता है ना, स्नैपशॉट को, मॉडिफिकेशन को, कॉपिंग को, मैनेजमेंट को। मॉडिफिकेशन को, व्हेन अ प्रोसेस अटेम्प्ट्स टू मॉडिफाई अ ब्लॉक विद इन अ फाइल, a snapshot the call mechanism is triggered. काउ ट्रिगर हो जाता है, काउ एफिशिएंटली परफॉर्म करा देता है स्नैपशॉट को, न्यू ब्लॉक्स बना देता है। कॉपी एंड मॉडिफिकेशन के लिए काउ वर्क करता है। पॉइंटर मैंने आपको बताया, ये पॉइंटर्स जो बन जाते हैं, ये देखो ना, पॉइंटर्स बन जाते हैं, ये पॉइंटर्स, इनको काउ बनाता है। जब एक चीज़ अपडेट हो जाती है न्यू चीज़ में, तो उनके बीच में पॉइंटर बन जाता है, जिसमें मैंने आपको बना के दिखाया।
ओके, ओरिजिनल ब्लॉक भी अनटच रहता है, अवेलेबल रहता है, और पॉइंटेड ब्लॉक भी अवेलेबल रहता है। ओके, बेनिफिट्स इन फाइल सिस्टम, स्पेस एफिशिएंसी, डाटा इंटेग्रिटी एंड एटॉमिसिटी। आप ये पूरे फाइल सिस्टम के बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं। काउ सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस स्टोरेज कंजम्पशन, डाटा इंटेग्रल रहता है काउ के थ्रू। ओके, कॉज इंटेग्रल मतलब कि डाटा डुप्लीकेट तो होता नहीं है। ओके, ओरिजिनल डाटा हमेशा वैसा का वैसा रहता है, यहाँ लिखा होगा इन्होंने। हाँ, ओरिजिनल डाटा रिमेन्स इंटैक्ट, ओरिजिनल डाटा वैसा का वैसा रहता है, सिर्फ एक पॉइंटर बन जाता है। तो डाटा की इंटेग्रिटी रहती है, डाटा एटॉमिसिटी रहती है, स्नैपशॉटिंग अच्छे से होती है। क्रैश अगर कोई हो जाए तो काउ को पता है जर्नलिंग की वजह से, जर्नलिंग कोई भी क्रैश हो जाए तो जर्नलिंग करके हम उस क्रैश को रिवर्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ काउस फाइल सिस्टम, BTRFS, ZFS। ओके, हम रेट को पढ़ते हैं। हाँ, रेट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। रेट कहाँ पे थी? रेट थी BTRFS के अंदर। ओके, हम रेट के डिफरेंट लेवल्स को पढ़ते हैं। हाँ, अब रेट 0, रेट 1, रेट 5 और रेट 10। अब रेट 0 क्या है? फास्ट नो रिडंडेंसी। देखो, रेट 0 में हमने पहले पहले पढ़ा था कि डिफरेंट हार्ड डिस्क हैं। ये फर्स्ट करी डिफरेंट 3 हार्ड डिस्क हैं। इसके अंदर थोड़ी सी वीडियो यहाँ पड़ी हुई है, थोड़ी सी वीडियो यहाँ पड़ी हुई है, थोड़ी सी वीडियो यहाँ पड़ी हुई है। ये सारी आपस में पॉइंटेड पॉइंटेड हैं। ओके, ये रेट 0 है, लेकिन अगर कोई एक भी हार्ड डिस्क खराब होगी तो ये पूरी वीडियो कहीं भी नहीं चलेगी। ओके, पूरी वीडियो खराब हो जाएगी। दिस इज रेट 0। रेट 1 है मिररिंग एंड रिलायबिलिटी। इसमें हमारे पास दो डिस्क होती हैं। इसमें क्या हो रहा होता है रेट 1 के अंदर? ये चीज़ हो रही होती है। ये रेट 1 है, ये क्या है? रेट 1। ये रेट 0 थी जो पहले पड़ी थी। अब ये रेट 1 है। रेट 1 के अंदर क्या हो रहा है? एक हार्ड डिस्क है ना, उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सेम वहाँ पे मिरर होता रहेगा, डी डुप्लीकेट होता रहेगा, मिरर होता रहेगा, वो सब कुछ जो इधर हो रहा है वो सब कुछ उधर भी हो रहा है। ओके, ताकि अगर एक एक हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो वी कैन यूज़ द अदर हार्ड डिस्क। ये रेट 1 है। रेट 5 हमारे पास क्या है? रेट 5 है हमारे पास बैलेंस्ड पैरिटी और स्लो राइट्स। अब रेट 5 के अंदर क्या हो रहा होता है? रेट 5 के अंदर भी सेम चीज़ें हो रही होती हैं जो हमारे पास रेट 0 के अंदर हो रही होती हैं। ओके, रेट 0 के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है वही सेम चीज़ें हमारे पास रेट 5 में हो रही होती हैं। बट रेट 0 फास्ट है और जो रेट 5 है ये बैलेंस्ड है, यानी कि ये उतना फास्ट नहीं है। बट रेट 5 इज मोर सिक्योर, इसके अंदर पॉइंटर्स आर मोर सिक्योर। रेट 5 is the continuation of rate 0. रेट 5 is the continuation of rate 0. ये रेट 0 था ना, ये वाला पूरा रेट 0 था। ओके, एक हार्ड डिस्क है, उसके 3 हार्ड डिस्क हैं, डिफरेंट डेटा डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पड़ा हुआ है। बट इस डेटा के अंदर अगर हम सिक्योरिटी डाल दें इन पॉइंटर्स के ऊपर तो वो रेट 5 बन जाएंगे। और जो रेट 10 है, अगर उसी सिक्योरिटी के ऊपर ही हम ज़्यादा फास्ट करते हैं उसको तो वो रेट 10 बन जाएगी। मतलब कि रहे यही वाली, बट ये ज़्यादा फास्ट हो जाए। ओके, तो ये रेट 10 बन जाएगी। सिक्योरिटी भी रहे और फास्ट भी हो जाए, दोनों चीज़ें अगर हो जाए तो वो रेट 10 हो जाएगी। फाइल सिस्टम की परमिशंस, ये लिनक्स के अंदर यूज़ होती हैं। ये फाइल सिस्टम की परमिशंस वो कहते हैं रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की फाइल परमिशंस। ये दी जाती है chmod, chown और set facile से। अब आ, आप कौन सा पढ़ोगे? आप पढ़ोगे अभी हम पढ़ेंगे chmod का। ओके, chmod क्या करता है? अब देखो, एक फाइल है
एक फाइल है जिसका ये नाम है। ओके। हाँ, ये नाम है। अब आई वॉन्ट कि इस फाइल को ओनली हामिद कैन ओपन दिस फाइल। ओके, what I will do is I will do chmod. अब अगर if I want कि only Hamid can open this file, open का मतलब होता है execute करना, execute का मतलब chmod plus x इस फाइल का नाम। ओके, chmod plus x इस फाइल का नाम, यानी ओपन करने की जो परमिशन है वो है एग्जीक्यूट यानी x, और जो परमिशन है रीड और राइट करने की, राइट मतलब उस फाइल में कोई चेंजेस करने की, रीड मतलब उस फाइल का डाटा को पढ़ने की परमिशंस। ओके। अगर इफ आई वांट के मैं तीनों परमिशंस दे दूँ हामिद को, रीड की भी, राइट की भी, एग्जीक्यूट की भी उस फाइल के ऊपर, तो किस तरह से दी जाती है? chmod प्लस wrx। ओके, रीड राइट एग्जीक्यूट, chmod प्लस wrx इस फाइल के ऊपर, इस फाइल के ऊपर आपको तीनों परमिशंस मिल जाएंगी, रीड राइट और एक्स की। ओके। हाँ, ये लिनक्स यूज़ करता है chmod और chown को, इन परमिशंस को। विंडोज़ के अंदर ग्रैनुलर परमिशंस हैं, विंडोज़ यूज़ करता है एनटीएफएस की एसीएल्स को। उनमें हमारे पास मतलब कि एक एक कंट्रोल होता है फुल कंट्रोल, एक होता है मॉडिफाई और एक होता है रीड एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तीन थे, रीड राइट एग्जीक्यूट लिनक्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास कितने कंट्रोल है? एक तो फुल कंट्रोल ओवर द फाइल, यानी एनी वन कैन फुली कंट्रोल दैट फाइल, और एनी वन कैन राइट ऑन टू दैट फाइल। यहाँ पे राइट को कहते हैं मॉडिफाई, यहाँ पे मॉडिफाई था, यहाँ पे राइट था। फुल कंट्रोल का मतलब है वहाँ पे जैसे लिखा था ना RWX, यहाँ पे एक ही चीज़ है उसको कहते हैं फुल कंट्रोल। मॉडिफाई मतलब राइट, और रीड एंड एग्जीक्यूट तो यही है, रीड एंड एग्जीक्यूट। NTFS इस तरह से यूज़ करता है। आ गया लॉगिंग इन सिस्टम इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। हम लॉग्स क्यों बनाते हैं? लॉग फाइल हमारे पास होती है जर्नल की फाइल्स। ओके, या लॉग्स, लॉग्स में पे एरर के लॉग्स हो सकते हैं, सिस्टम के लॉग्स हो सकते हैं, ऑथेंटिकेशन के लॉग्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी लॉग्स हो सकते हैं। ये क्यों बनते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि कुछ गलत तो नहीं हुआ हमारे सिस्टम के साथ, या सिस्टम ने क्या क्या परफॉर्म, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की। लॉग्स प्रोवाइड विजिबिलिटी इनटू सिस्टम नेटवर्क एंड एप्लीकेशन बिहेवियर। कुछ भी चेंज होता है हमारे सिस्टम के अंदर तो लॉग में चला जाता है, कुछ भी चेंज, एनी चेंज गोज इनटू द लॉग। अब लॉग के टाइप्स क्या? सिस्टम लॉग्स हैं, सिस्टम लॉग्स में बूट इवेंट्स, कर्नल मैसेजेस, ओएस एक्टिविटी। यानी कि कोई भी बूट यानी ऑन करते वक्त विंडोज़ को अगर कोई भी एरर आता है जो यूज़र को तो शो नहीं हो रहा, बट वो लॉग सिस्टम की लॉग में चला गया है। कर्नल के कोई मैसेजेस है तो यानी कर्नल अगर कोई भी एरर दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो इट कैन गो डायरेक्टली इनटू द सिस्टम लॉग। ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं ओएस एक्टिविटी। किसी भी तरह की ओएस एक्टिविटी यहाँ पे सिस्टम लॉग्स में जाती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑथेंटिकेशन लॉग्स। अक्सर आप लिनक्स के अंदर या विंडोज़ के अंदर कोई फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हो जिस फाइल के ऊपर आपका एक्सेस नहीं है, और आप फिर भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो इस फाइल को बार 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 बार, तो उसका लॉग जनरेट होके ऑथेंटिकेशन लॉग में चला जाएगा। और जो एडमिन होगा वो फिर देखेगा कि हामिद ने इस फाइल को बार बार एक्सेस करने की कोशिश की, यानी हामिद की इंटेंशंस अच्छी नहीं थी, जबकि हामिद को पता है कि ये फाइल उसके एक्सेस में नहीं आती, फिर भी ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑथेंटिकेशन लॉग बन गया। अगर लॉग ना होते तो एडमिन को कभी पता ही ना चलता कि हामिद ने उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश की। जैसे एप्लीकेशन के लॉग होते हैं, वेब सर्विस डेटाबेसेस लॉग्स जनरेट करती है। नेटवर्क के लॉग होते हैं, ये देखो डेटाबेसेस लॉग्स जनरेट करती हैं। अपाची सर्वर के लॉग्स होते हैं। अब एक दिन ना ये अपाची सर्वर के ऊपर बहुत एरर आ रहे थे, इतने एरर आ रहे थे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने ये इसके अपाची के लॉग्स देखे। ओके,
वो लॉग्स क्या आते हैं, अभी अभी लेटेस्ट लॉग एसएसएल की वार्निंग आ रही है। ओके, ये लेटेस्ट लॉग यहाँ पे आ रहा है कि आपने अभी तक एसएसएल को सेटअप नहीं किया। इसलिए सेटअप नहीं किया ना बिकॉज अब तक हमने होस्ट ही नहीं किया इस वेबसाइट पे, इसलिए एसएसएल की वार्निंग आ रही है। तो ये लॉग्स इस तरह से आते रहते हैं। तो ये एप्लीकेशन के लॉग्स हैं, ये एप्लीकेशन है ना जैम्प, इसके लॉग हैं। नेटवर्क के लॉग, डीएचसीपी के अलग लॉग्स बनते हैं, डीएनएस के अलग लॉग्स बनते हैं, वीपीएन के सिक्योरिटी के लॉग्स बनते हैं। हाँ, अब वो कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लॉग्स को देख सकते हैं? एक तो सिस लॉग है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर लॉग मैसेजिंग राउटिंग। एक सिस्टम डी का जनरल टी है लिनक्स का, ये बिल्ट इन होता है, ये लिनक्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हर वक्त। इसके थ्रू हम कोई भी लिनक्स के लॉग्स देख सकते हैं। ओके, किसी भी किस्म के लिनक्स के लॉग्स हम देख सकते हैं सिस्टम डी जर्नल डी के थ्रू। और एक सिस लॉग होता है, ये एक प्रोटोकॉल है लॉग मैसेजिंग का। ओके, ये भी यूडीपी से भी यूज़ करता है टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन सिस लॉग एंड द लॉग फाइल, जिस फाइल के अंदर जाके सारे के सारे मतलब लॉग्स को जाके सेव हो रही है। इस तरह से विंडोज़ के लॉग्स कहाँ स्टोर होते हैं? विंडोज़ इवेंट व्यूअर के अंदर। हाँ, ये देखो, ये विंडोज़ का इवेंट व्यूअर है, इसके अंदर विंडोज़ के सारे लॉग स्टोर हो रहे होते हैं। ओके, हर एप्लीकेशन के, हर सिक्योरिटी के लॉग्स, कुछ भी सिक्योरिटी के अंदर ऊंच नीच होती है तो यहीं पे आके स्टोर हो जाती है इन लॉग्स के अंदर। अब लॉग रोटेशन है। ओके, अब लॉग रोटेशन का मतलब है कि एक लॉग की फाइल है, वो लॉग की फाइल ये भी ना हो कि कोई 1 लाख लॉग स्टोर कर ले। तो यहाँ पे अपने अपने स्क्रिप्ट और कोड लिख देते हैं कि 1 साल पुराने लॉग ऑटोमेटिकली डिलीट होते जाएं। ओके, सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लॉग्स हैं, एप्लीकेशन के भी लॉग्स हैं, लॉग रोटेशंस है, इवेंट व्यूअर है, सिस्टम टीज है, सॉरी नेटवर्क के लॉग्स है, एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ये जितने भी किस्म के लॉग्स हैं ना, ये सारे एक ही जगह पे शो हों। हम ये ना हो कि हम नेटवर्क का अगर लॉग देखना है तो अलहदा से नेटवर्क के लॉग ओपन करें, एप्लीकेशन का लॉग देखना है तो अपाची से ओपन करें। यूँ हम चाहते हैं कि सारे के सारे लॉग हमें एक ही जगह पे शो हों। तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं हमारे पास। इन टूल्स का नाम है ELK स्टैक, ग्रे लॉग, एसपी लैंक, साइम्स। ओके, इनके नेम्स याद कर लेना। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो MCQ में आ जाता है वो एक तो एसपी लैंक है और एक ये ग्रे लॉग है। ओके, एसपी लैंक और ग्रे लॉग ये अक्सर आ जाता है MCQ में। बहुत सारे नाम लिखे होते हैं ऐसे, एंशंट कुछ भी नाम लिख देंगे, वे बोलेंगे कि इनमें से सेंट्रलाइज लॉगिंग का कौन सा है। एक ऑप्शन ग्रे लॉग का होगा, आपने ग्रे लॉग को कह देना है। ओके, ग्रे लॉग क्या कहता है, चाहे नेटवर्क के लॉग्स हैं, चाहे एप्लीकेशंस के लॉग हैं, जैसे सिस्टम के लॉग हैं, इन सबको एक ही जगह पे शो करता है। एक ही डैशबोर्ड होता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। अब ये टेक्निक्स हैं लॉग्स देखने की। ओके, एक कीवर्ड सर्च है, एक पैटर्न मैचिंग है, ट्रेंड एनालिसिस है, एनॉमली डिटेक्शन है। वो जो मैंने आपका वो नहीं बना AI का जो प्रोजेक्ट बनाया है, एनॉमली डिटेक्शन। एनॉमली मतलब कोई भी अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको डिटेक्ट कर ले। ट्रेंड एनालिसिस मतलब है कि पहले सारी जिंदगी एक ट्रेंड था, वो इस तरह से था, अचानक से ट्रेंड चेंज हो गया है, उसका मतलब लॉग के अंदर कोई मसला आ गया है, गलत लॉग सारे। पैटर्न मैचिंग भी वैसे ही है, पहले पैटर्न चेंज था, अचानक से चेंज हो गया है। और वी कैन सिंपली जस्ट सर्च अ कीवर्ड। देखो, यहाँ पे पूरा लॉग था ना, आई कैन प्रेस Ctrl+F एंड आई कैन सर्च SSL। आई विल प्रेस एंटर, मुझे SSL के, ये देखो ब्लू हाईलाइट हो गया, SSL के सारे लॉग मिल गए। दिस इज कीवर्ड सर्च।